आज हम बात करेंगे घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन का 11th में ये चैप्टर है। तो रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति आज पहला चैप्टर होगा। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। ये घूर्णन गति के बारे में आज पहला क्लास है, इसको हम लोग इन डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम लीनियर मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसमें टू डायमेंशनल मोशंस भी पढ़े थे, जिसमें हम S बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस एट टी और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये सब हम प्रूव कर चुके थे। इससे रिलेटेड ग्राफ, मतलब v और t के बीच का ग्राफ, a-t ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ के बारे में भी इन डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है, उस अंतर के बारे में बात करेंगे और रोटेशनल मोशन को स्टार्ट भी करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ख़ास करके मतलब सिविल इंजीनियरिंग में ये बड़ा काम आने वाला है। और रोटेशनल मोशंस सबसे भारी भरकम चैप्टर में से एक चैप्टर है, लेकिन इसमें ज़्यादा भारी कुछ नहीं है। इसमें बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिन लोगों का मैथमेटिक्स कमज़ोर है उन लोगों को परेशानी हो सकता है। लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे नहीं। जो 11-12 का लेवल है, 11-12 के लेवल तक हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए, ये रोटेशनल मोशंस, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति घूर्णन गति में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है। तो लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में रहा हो, तो लीनियर मोशन में रहा हो तो इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए O एक सेंटर हो गया, A एक पॉइंट हो गया और B एक दूसरा पॉइंट हो गया, तो किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी अगर लीनियर मोशन में हो तो उसके हर एक पार्टिकल का इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो कि इसको हम मूव करा के आगे कर दिए, तो जैसे ही इस पार्टिकल्स को मूव करा के आगे कर दिए, तो जितना डिस्प्लेसमेंट A का हुआ है उतना डिस्प्लेसमेंट O का भी होगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट B का भी होगा। तो हर एक पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, मतलब A से A की डिस्टेंस अगर x है तो O से O का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x, और B से B का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x। तो ये लीनियर मोशन में कोई भी ब्लॉक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसमें 3 पॉइंट हम ले देते हैं P, Q और R। अगर ये लीनियर मोशन में है तो लीनियर मोशन में रहने का मतलब ये है कि इसके हर एक पार्टिकल्स, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं इस ब्लॉक के, हर एक पार्टिकल्स का इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। P से P का डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो Q से Q का भी डिस्प्लेसमेंट y ही रहा होगा और R से R का भी डिस्प्लेसमेंट y ही रहा होगा। तो ये वस्तु जो है लीनियर मोशन में कहा जाता है। मतलब जब किसी भी वस्तु का हर एक पार्टिकल्स इक्वली डिस्प्लेस करता हो तो उसको हम लोग लीनियर मोशन में कहते हैं। लेकिन रोटेशनल मोशन क्या है? अगर रोटेशनल मोशन के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जैसे मान लीजिए ये एक निडल है। ये निडल हम एग्जांपल लेते हैं वॉल वॉच का, दीवार घड़ी जिसको बोलते हैं। ये वॉच का कोई एक निडल है। निडल वो मूव करता रहता है, सेकंड वाला भी निडल मूव करता है और मिनट वाला निडल भी मूव करता है और आवर वाला निडल भी मूव करता है। मान लीजिए ये कोई एक निडल है, तो इसके निडल के हर एक पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और इसको O मान लें, तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल हुआ होगा? नहीं। यहाँ जो है A पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा हुआ होगा, B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ कम, C का डिस्प्लेसमेंट उससे भी कम, और जो सेंटर यानी ओरिजिन O पे है उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है।
तो यहाँ क्या होता है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है कि इस पे प्रत्येक पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एक जैसा नहीं होता। हाँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा नहीं होता, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। थीटा से एंगल ना बढ़ने वाला ना घटने वाला। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में आप अंतर समझ चुके होंगे। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि इसके हर एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल नहीं है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो ये बॉडी रोटेशनल मोशन में कहा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में मोटा मोटी अंतर क्या है। तो आप लोग जैसे आप हिंदी गाना सुनते होंगे, तो हिंदी गाना के तर्ज पे ही कई बार भोजपुरी गाना को बैठा दिया जाता है, या कई बार हिंदी सॉन्ग के आधार पे ही कोई डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग को बैठा दिया जाता है। तो तर्ज सेम रहता है, लेकिन सिर्फ शब्द बदल जाते हैं। तो अगर हम उसी तरीके से यहाँ कंपैरिजन करके देखना चाहें लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशंस में, तो कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तर्ज सेम रहेगा, सिर्फ शब्द बदलते हैं, जैसे हिंदी से भोजपुरी में या भोजपुरी से हिंदी में। तो वो सेम तरीके से सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ सिंबल और उसका नाम बदलता चला जाएगा। तो हम एक तरफ लीनियर मोशन की बात करते हैं, ऐसा कंपैरिजन करके हम लोग इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि लीनियर मोशन ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ है। अगर हम इस तरीके से कंपैरिजन करके अगर देख लेते हैं तो दोबारा इसके लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये ना ही याद रखने में और ना ही समझने में। तो हम इसीलिए कंपैरिजन करके इसको बात कर लेते हैं। एक तरफ लीनियर मोशन यानी रेखीय गति और दूसरी तरफ रोटेशनल मोशन जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति। तो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ हम उसका यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए रेखीय गति में जो विस्थापन होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है यहाँ हम लोग x लेते हैं। ये विस्थापन इसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, x। और विस्थापन का जो मात्रक होता है x का, अगर मात्रक देखेंगे तो मात्रक ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कहलाता है। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का सिंबल हम x से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक इसको डिस्प्लेसमेंट को d से भी डिनोट करेगा। x का मात्रक m है और इसका बीमा अगर देखना चाहें तो मीटर के लिए बीमा l आता था। जिस तरीके से यहाँ विस्थापन आता है, इसी तरीके से यहाँ कोणीय विस्थापन आता है। कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन को अंग्रेजी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हम चूँकि पहली बार लिख रहे हैं तो लिख देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बार बार एंगुलर हम नहीं लिखा करेंगे और एंगुलर के बदले हम शॉर्ट फॉर्म ANG लिख के डॉट मारेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए जो सिंबल आता है ये थीटा आता है। क्या आता है? थीटा। तो थीटा का अगर मात्रक देखेंगे, विस्थापन का मात्रक मीटर, थीटा का मात्रक अगर देखेंगे तो रेडियन, थीटा का मात्रक देखेंगे तो रेडियन। और इसके लिए बीमा जो है ये कुछ भी नहीं आएगा, तो M0 L0 T0। तो ये विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक मीटर, और ये कोणीय विस्थापन है, इसका मात्रक रेडियन। दूसरी तरफ हम वेग देखेंगे, वेग यानी वेलोसिटी। वेग क्या होता? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और v इक्वल टू होता विस्थापन बटे समय। ये वेग विस्थापन बटे समय। तो जैसे यहाँ विस्थापन बटे समय है तो हम सिंबल में भी लिख के काम चला सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी विस्थापन बटे समय। अगर v का मात्रक देखना चाहेंगे तो v का जो मात्रक हो जाएगा विस्थापन के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसको लिखा जा सकता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड पावर -1। इसके लिए अगर बीमा की बात करेंगे तो बीमा हो जाएगा मीटर लंबाई का मात्रक है तो इसके लिए बीमा L, और सेकंड टाइम का मात्रक है तो इसके लिए बीमा T।
जिस तरीके से यहाँ वेग होता है इसी तरीके से यहाँ कोणीय वेग होता है। यहाँ क्या होता है? कोणीय वेग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चूँकि एंगुलर एक बार हम लिख चुके हैं तो बार बार एंगुलर पूरा नहीं लिखेंगे, तो ANG लिखे डॉट मारे तो एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता? तो कोणीय विस्थापन बटे समय। जैसे यहाँ विस्थापन बटे समय होता, यहाँ क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा इक्वल से डिनोट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो ओमेगा का अगर मात्रक देखना चाहें तो मात्रक देखेंगे क्या होगा? ये थीटा मात्रक है, तो थीटा कोण है, तो कोण का मात्रक ये रेडियन और टाइम का मात्रक सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड। अगर बीमा देखोगे तो बीमा क्या होगा? रेडियन के लिए बीमा कुछ नहीं होगा, सेकेंड टाइम का मात्रक होगा, तो टाइम टी पावर कितना हो जाएगा? -1। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ वेग होता है तो यहाँ भी कोणीय वेग होता है। जिस तरीके से यहाँ त्वरण होता है, अच्छा त्वरण को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। नहीं कुछ लिखा हुआ तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी लिख सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, या यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। लेकिन लीनियर नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। लेकिन जब कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग की बात आए तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ हम कई बार बुक में रेखीय वेग लिखा हो सकता, रेखीय त्वरण लिखा हो सकता। रेखीय नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, तो हम लोग सिंपल त्वरण लिख के काम चलते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो डेल्टा भी, तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन, भी का मतलब डेल्टा भी मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो ए का मात्रक अगर देखना चाहें, एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो ए होता। ए का मात्रक अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऊपर का मात्रक मीटर पर सेकेंड, नीचे का मात्रक सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ए का अगर बीमा देखना चाहें तो ए का बीमा, तो देखो ये बीमा क्या होगा? मीटर किसका मतलब है? लंबाई का, तो एल। सेकेंड किसका मतलब है? टाइम का, तो टी। तो ये एल टी पर पावर -2। मीटर लंबाई का मात्रक है एल, सेकेंड टाइम का मात्रक है तो ये टी पावर -2। ये त्वरण है। इसी तरीके से हम यहाँ कोणीय त्वरण देखते हैं। ये क्या था? कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण को हम देखेंगे, ये वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये होगा, यहाँ भी हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय वेग में परिवर्तन, तो देखो कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? कोणीय वेग में परिवर्तन, तो डेल्टा ओमेगा बटे समय में परिवर्तन। तो डेल्टा ओमेगा यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फ़ा का अगर हम बीमा देखना चाहें तो अल्फ़ा का मात्रक पहले हम लिख दें। तो अल्फ़ा का जो मात्रक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ वेग में परिवर्तन बटे समय है तो यहाँ कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय आएगा। तो अल्फ़ा का मात्रक यानी यूनिट ऑफ अल्फ़ा अगर हम देखना चाहें तो ये रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा के लिए आएगा, और टाइम के लिए सेकेंड, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि रेडियन के लिए कोई बीमा आता नहीं है तो इसके लिए जो रेडियन के लिए कुछ भी बीमा नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम का मात्रक है तो टाइम के लिए बीमा टी, तो टी पर पावर क्या कर देंगे? -2। तो यहाँ तक हुआ ये सिंपल, ये विस्थापन वेग का कंपैरिजन हम कर दिए कि इन सब में क्या अंतर है। अब हम इस तरीके से लगभग 9-10 अंतर हम दिखाते हैं, दोनों में डिट्टो है। जिस तरीके से यहाँ विस्थापन आता है तो यहाँ कोणीय विस्थापन आ जाता है। जिस तरीके से लीनियर में वेलोसिटी आता है तो एंगुलर में कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी आता है। जिस तरीके से यहाँ एक्सेलरेशन आता तो वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन करके आता है। तो ये बात आप लोग
कंपैरिजन के आधार पर याद रख सकते हैं। यानी चूँकि लीनियर मोशन का फार्मूला हम लोग को पहले से याद है, तो उसी के कंपैरिजन के आधार पर अगर हम याद रखें तो हमको याद रखने में परेशानी कम होगा, या हम भूलने का डर हमको कम रहेगा। तो ये एक्सेलरेशन है। तो जिस तरीके से यहाँ बल होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो सबसे पहले हम बल से पहले एक चीज़ देख लें कि द्रव्यमान जो होता है ये मास, जिस तरीके से लीनियर मोशन में द्रव्यमान यानी मास का रोल है, तो मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो m का अगर मात्रक देखना चाहें तो m, चूँकि ये एक मूल मात्रक है तो इसका मात्रक kg हो जाएगा, और इसके लिए बीमा अगर हम देखना चाहें तो kg मास का यूनिट है, तो मास के लिए जो डायमेंशन है ये कैपिटल M आता है। जिस तरीके से लीनियर रेखीय गति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और इसका बीमा m आता है, तो जो रोल यहाँ मास का है ना, वही रोल घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण का है। हम बात करें जड़त्व जो है वो कहीं ना कहीं मास ही है, क्योंकि मास के कारण ही जड़त्व का टेंडेंसी होता है। जिस वस्तु में मास जितनी अधिक होती है उसमें जड़त्व का टेंडेंसी उतना अधिक होता है, जिसको हम लोग मास कहे हैं, द्रव्यमान कहे हैं। इसको कई बार जड़त्व भी पुराने ज़माने की बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। तो द्रव्यमान को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसमें जड़त्व की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है। जड़त्व की प्रवृत्ति में तो जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है। तो यहाँ द्रव्यमान है तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण आता है। तो हम बोल ही दिए कि द्रव्यमान को हम लोग कई बार जड़त्व भी लिखते हैं। तो ये जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है mr² लिख सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण को अंग्रेजी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या होता है, m मतलब मास, r मतलब डिस्टेंस, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण जब कभी भी किसी वस्तु का निकालते हैं तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्सिस है और ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है, तो ये r दूरी पर रहा हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका जैसे जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो ये I बराबर हो जाएगा mr², यानी द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। तो I का अगर मात्रक देखना चाहेंगे तो I का मात्रक m द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए kg, r दूरी मीटर है तो मीटर का मात्रक ये मीटर, मीटर गुना स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। और इसका बीमा अगर हम देखें तो kg द्रव्यमान का मात्रक है तो इसके लिए बीमा m, और मीटर लंबाई का मात्रक तो इसके लिए बीमा l, तो क्या हो जाएगा ml²। जैसे यहाँ द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए जो रोल लीनियर मोशन में द्रव्यमान करेगा वही रोल यहाँ जड़त्व आघूर्ण करेगा। चूँकि द्रव्यमान को भी हम लोग जड़त्व कहते हैं, तो अगर सिमिलरिटी दिखाना हो तो यहाँ लिख सकते हैं जड़त्व और यहाँ लिख देंगे जड़त्व आघूर्ण। तो जो रोल मास का आएगा वही रोल रोटेशनल मोशंस में जड़त्व आघूर्ण का आता है। तो इसका मात्रक और बीमा देख ही लिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे F बराबर m में। F बराबर m में F क्या, फोर्स, m क्या तो मास, और A क्या तो एक्सेलरेशन, A क्या तो एक्सेलरेशन। तो ये बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये F का अगर मात्रक देखना चाहें तो F का मात्रक क्या होगा। हालांकि मात्रक को बहुत ज़्यादा फोकस करके हम नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी चूँकि हम कंपैरिजन करके बता ही रहे हैं तो मात्रक भी बता दिया जा रहा है। तो m मास है तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा kg। A एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास के लिए kg और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एक नया मात्रक का रूप दिया जाता है जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। अगर इसके बीमा की बात करते हैं तो बीमा क्या होगा, kg मास का मात्रक है तो ये m,
मीटर लंबाई का मात्रक है तो ये एल, सेकेंड टाइम का मात्रक है तो ये टी, तो जिस पे जितना पावर है डालते चले जाएंगे। ये आप फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जिस तरीके से लीनियर मोशन में फोर्स आता है इसी तरीके से यहाँ टॉर्क आता है, तो टी ओ आर क्यू यू ई। तो टॉर्क इक्वल टू होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एम बराबर यहाँ एम में था तो एम के बदले हम क्या बोले थे, आई आएगा, जड़त्व के बदले जड़त्वाघूर्ण आएगा, यानी द्रव्यमान के बदले जड़त्वाघूर्ण आएगा। तो जहाँ एम आता है एम की जगह क्या आएगा, आई। अच्छा, टॉर्क को टॉ से डिनोट करो, टॉ इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे ACCELERATION। टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। ये क्या, बल आघूर्ण, क्या है, तो बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, ये जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण, गुना कोणीय त्वरण। तो ये एफ बल का मात्रक है, तो यहाँ टॉ का मात्रक अगर हम देखना चाहें तो ये जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, जो यहाँ लिखा हुआ भी है। और अल्फा कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन रेडियन अब नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी kg मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, यानी मूल मात्रक जब नहीं हो तब रेडियन का इस्तेमाल करेंगे। तो कोणीय त्वरण के लिए सिर्फ पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, चूँकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन, और इसको कुछ लोग जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन जूल जानबूझ करके नहीं लिखेंगे क्योंकि जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है, और ये कार्य और बलाघूर्ण दोनों अलग अलग चीज़ है। तो दोनों में अंतर दिखाने के लिए हम टॉ का जो बल, टॉ का जो मात्रक है यानी बलाघूर्ण का जो मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर ही छोड़ेंगे। हाँ, इसका बीमा भी लिखेंगे तो निश्चित रूप से कार्य के बीमा के बराबर ml² लिख सकते हैं। कोई पूछेगा सर आपको याद कैसे रहता, तो कुछ नहीं, आप स्टेप वाइज न्यूटन के लिए ml/2 और मीटर लंबाई का मात्रक तो उसके लिए l, तो l इंटू एल, तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये बलाघूर्ण है। जिस तरीके से यहाँ संवेग होता है, संवेग को हम लोग द्रव्यमान गुना त्वरण लिख सकते हैं, सॉरी द्रव्यमान गुना वेग लिख सकते हैं। तो ये संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, तो इसको m इंटू v। तो p का अगर मात्रक देखना चाहेंगे तो p का मात्रक क्या हो जाएगा, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक kg है, v वेग है, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसके लिए बीमा का अगर इस्तेमाल करें तो kg मास का यूनिट है, तो m मीटर लंबाई का यूनिट है, तो l सेकेंड टाइम का यूनिट है t, जिस पे जितना पावर है डाल देंगे। चूँकि kg पावर कोई पावर नहीं, तो m पर कोई पावर नहीं, मीटर लंबाई का मात्रक है l, इस पर कोई पावर नहीं, तो कोई पावर नहीं दिया गया। सेकेंड टाइम का मात्रक है t, इस पर पावर -1। जिस तरीके से यहाँ संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, उसी तरीके से यहाँ कोणीय संवेग होता है। यहाँ क्या होता है, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग बराबर जो होता है, ये यहाँ जैसे द्रव्यमान आया तो द्रव्यमान के बदले यहाँ जड़त्व आघूर्ण आएगा, तो कोणीय संवेग बराबर लिख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। यहाँ वेग है तो वेग के बदले हम लोग लिख सकते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो कोणीय संवेग को हम लोग L से डिनोट करते हैं और जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट करते हैं, और कोणीय वेग को ओमेगा से। तो L बराबर I ओमेगा, तो L बराबर क्या होता है, I इंटू ओमेगा। हालांकि इसको और भी अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है, जैसे I बराबर आप लोग पढ़े होंगे mr², तो इसको mr² इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो m और ओमेगा r इंटू आर भी इसको लिख सकते, चूँकि r² है तो ओमेगा r इंटू आर, तो ओमेगा r को हम लोग भी कहते हैं। शायद रोटेशन मतलब घूर्णन गति में हमने ये वृत्ताकार गति में बताए थे, v बराबर ओमेगा r। भी क्या था, तो रेखीय वेग, ओमेगा क्या है, तो कोणीय वेग। तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग गुना त्रिज्या। तो इसको हम लोग L बराबर लिख सकते हैं
एम वी आर, और एम वी को हम लोग पी लिख सकते हैं, तो पी इंटू आर, मतलब पी क्या, तो रेखीय संवेग, तो पी क्या, तो रेखीय संवेग, आर क्या, तो कोणीय संवेग। तो रेखीय संवेग और रेखीय संवेग पी है, और पी में केवल आर से मल्टीप्लाई कर दिए, आर क्या था, तो वो रोटेशन का डिस्टेंस है। तो एल का जो अगर मात्रक देखना चाहें तो एल का मात्रक, हालांकि एल बराबर आई ओमेगा से भी मेरा काम चल सकता था, लेकिन फिर भी हम पूरा इन डिटेल से लिख दिए। एल का मात्रक अगर देखना चाहें, यानी कोणीय संवेग का मात्रक, तो रेखीय संवेग गुना आर, तो रेखीय संवेग का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, और आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जिसको छापना है यहाँ पॉज करके आप लोग छाप सकते हैं। तो चलिए, ये कोणीय संवेग और तक हम लोग आए। तो अब हम देखना चाहेंगे और भी क्या क्या अंतर हो सकता है। तो कोणीय संवेग जिस तरीके से लीनियर में वर्क होता है, तो रोटेशनल में भी वर्क होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो वर्क का भी फार्मूला लगभग एक जैसा ही है। देखिए, एक तरफ लीनियर मोशन और दूसरे तरफ हम रोटेशनल मोशन लिखेंगे। तो ये 6 है। 7 नंबर में अगर हम देखना चाहें तो जिस तरीके से यहाँ कार्य होता, तो कार्य बराबर होता बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता, तो वर्क इक्वल टू होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू बल गुना विस्थापन। तो कार्य का अगर मात्रक देखेंगे तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग यहाँ जूल लिखेंगे, लेकिन बलाघूर्ण के लिए हम लोग जूल नहीं लिखते थे। इसके लिए बीमा की अगर बात करें तो बीमा के लिए एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो एक साथ कैसे लिख दिए, तो न्यूटन के लिए होता था एम एल टी पावर -2, मीटर लंबाई का मात्रक था, तो एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरीके से लीनियर मोशन में कार्य है, तो रोटेशनल मोशन में भी कार्य होता है। यहाँ भी होता रोटेशनल वर्क। तो रोटेशनल, तो पूरा रोटेशन नहीं लिखेंगे। तो रोटेशनल वर्क अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ बल के बदले क्या आएगा, यहाँ जैसे लीनियर मोशन में बल आता था, तो बल के बदले यहाँ बलाघूर्ण आता। बल के बदले क्या आता, बलाघूर्ण। जिस तरीके से यहाँ विस्थापन आता है, तो यहाँ कोणीय विस्थापन आता है। क्या आता, कोणीय विस्थापन। तो अच्छा, इसको हिंदी लिख देते हैं। तो घूर्णन कार्य अगर हम देखना चाहें, या घूर्णन गति में कार्य, तो बल आघूर्ण को अंग्रेजी में आप टॉर्क कहा करते थे, और इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, टॉ इंटू थीटा। तो बल आघूर्ण तो टॉ, और कोणीय विस्थापन को थीटा। तो डब्ल्यू का अगर मात्रक देखना चाहें तो देखेंगे मात्रक क्या होगा। एक्चुअल में बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, और थीटा कोणीय विस्थापन, इसका मात्रक रेडियन होता। क्योंकि रेडियन हम लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि जब तक मूल मात्रक नहीं था तब लोग रेडियन पर सेकेंड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टॉ के लिए न्यूटन मीटर, विस्थापन के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए रेडियन आएगा, लेकिन रेडियन लिखाएगा नहीं, क्योंकि रेडियन का कोई बीमा होता भी नहीं। तो न्यूटन मीटर को हम लोग यहाँ जूल लिख सकते हैं। इसके लिए भी बीमा वही होगा जो लीनियर मोशन में वर्क का बीमा होता, कार्य का बीमा होता, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो यहाँ कुछ नहीं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो यहाँ कार्य बराबर बल के बदले बलाघूर्ण, और विस्थापन के बदले कोणीय विस्थापन होता। तो और भी अगर हम देखना चाहें तो हम लोग जैसे यहाँ कार्य बराबर, जैसे यहाँ बल बराबर लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन के दर को डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तो यहाँ भी हम लोग
जैसे बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय, यानी संवेग में परिवर्तन बटे समय लिख सकते हैं। तो यहाँ भी बल आघूर्ण बराबर कोणीय संवेग में परिवर्तन बटे समय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोणीय संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो सब कुछ डिट्टो सेम टू सेम चला जाएगा। जिस तरीके से आप लोग यहाँ रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते थे, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत में क्या होता था? इफ़ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, मतलब किसी भी निकाय पर बाहरी बल शून्य होगा, देन यानी तब जाकर के पी कांस्टेंट होता था। तो यहाँ भी आप लोग इफ़ जैसे यहाँ बाहरी बल शून्य है तब जाके कुल संवेग क्या होता? संरक्षित होता। तो यहाँ भी बाहरी बल आघूर्ण अगर शून्य है, बाहरी बल आघूर्ण यदि शून्य है तब जाकर के कोणीय संवेग क्या होता? ये नियत होता। कोणीय संवेग क्या होता? नियत होता। संवेग नियत होगा कब? जब किसी निकाय पर बाहरी बल कार्य ना करे। यहाँ भी किसी निकाय पर बाहरी बल आघूर्ण कार्य ना करे रोटेशनल मोशन में, तब जाके कोणीय संवेग क्या होता? कांस्टेंट यानी नियत होता। तो जिस तरह से P इक्वल टू एम वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ लिखते थे, तो एम वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियत, तो यहाँ भी आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियत लिख सकते हैं। हम अगर बात करेंगे ये संवेग संरक्षण कैसे काम करता था, जैसे हम लोग यहाँ एक इक्वेशन पढ़ते थे S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये S लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता था। तो उसी तरीके से यहाँ भी थीटा बराबर ये जैसे U रेखीय वेग था, ये प्रारंभिक रेखीय वेग था, तो यहाँ भी ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की जगह ये अल्फ़ा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये u प्रारंभिक वेग है, तो ये ओमेगा नोट क्या? प्रारंभिक कोणीय वेग। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। u क्या? प्रारंभिक वेग, तो ओमेगा नोट क्या? प्रारंभिक कोणीय वेग। टाइम तो दोनों जगह सेम है। a एक्सेलरेशन है तो यहाँ अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। जिस तरीके से यहाँ v बराबर u प्लस ए टी हुआ करता था, इसी तरीके से यहाँ ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी लिख सकते हैं। v यहाँ अंतिम वेग था और u प्रारंभिक वेग था और a त्वरण था, t टाइम था। यहाँ भी ओमेगा जो है ये अंतिम कोणीय वेग है, ओमेगा नोट प्रारंभिक कोणीय वेग है, अल्फ़ा जो है ये कोणीय त्वरण है। जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। जैसे यहाँ v अंतिम वेग है, तो यहाँ ओमेगा भी अंतिम कोणीय वेग है, u प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ ओमेगा नोट भी प्रारंभिक कोणीय वेग है, a त्वरण है, तो यहाँ भी अल्फ़ा कोणीय त्वरण है, s विस्थापन है, तो यहाँ भी थीटा कोणीय विस्थापन है। तो जैसे यहाँ एस एनवा की अगर बात करेंगे तो एस एनवा मतलब nवें सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होता था? तो u प्लस ए बटे 2 इंटू 2n माइनस 1। उसी तरीके से यहाँ nवें सेकेंड में तय की गई कोणीय दूरी, तो थीटा nth इक्वल टू अगर हम देखना चाहें तो ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करके पढ़। थीटा nth का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी ये फ्लाई व्हील या व्हील रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के स्थिति में अगर मान लो nवें सेकेंड में कुल कोणीय विस्थापन कितना तय किया गया, तो ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। जैसे यहाँ u प्रारंभिक रेखीय वेग है, तो यहाँ ओमेगा नोट प्रारंभिक कोणीय वेग होगा। यहाँ a रेखीय त्वरण है, तो यहाँ अल्फ़ा कोणीय त्वरण है, और n वही nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। जिस nवें सेकेंड की तय की गई दूरी 8वें सेकेंड, 10वें सेकेंड, 5वें सेकेंड की बात करेगी, वही आएगा। ये तो हम केवल कंपैरिजन के आधार पे मोटा मोटी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में हम अंतर बता दिए। तो इस तरीके से आप लोग मोटा मोटी फार्मूला याद रह सकता। अब हम इन डिटेल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र,
द्रव्यमान केंद्र और जड़त्व आघूर्ण के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को इन डिटेल्स पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव थोड़ा है भी। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको इन डिटेल से बात करेंगे कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, चाहे वो रेगुलर शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट हो, इर्रेगुलर शेप एंड साइज का हो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास जहाँ हो, यानी सतत द्रव्यमान का जहाँ वितरण होता हो वहाँ द्रव्यमान केंद्र हम लोग कैसे निकालते हैं, इन डिटेल से हम बात करेंगे। जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट खींच करके अपना लिख लेंगे कॉपी में। चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।